नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। भाइयों बहनों, बिजली आई, सड़क बनी, ये पैकेज वो पैकेज, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़। लालू कुछ साल पहले जब मोदी की मिमिक्री कर मंच से अपने चिर परिचित मस्खरे अंदाज में प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाते, उनके बिहार वासियों से किए वादों और घोषणाओं को लेकर तंज कसते दिखे थे, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि मोदी फिर लौटेंगे, बिहार पर मेहरबान नजर आएंगे, सौगातों की बौछार लाएंगे, हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। गमछा हिलाकर बिहार चुनाव से पहले विरोधियों के खूंटे हिलाते और नीतीश का हाथ उठाकर मुकाबले के रेफरी की तरह उनकी जीत, उनके नेतृत्व का इशारा करते नजर आएंगे। इधर लालू एक तरह से शारीरिक दुर्बलता में अपनी पार्टी को, अपनी अगली पीढ़ी को सत्ता के लिए संघर्ष करते देख रहे हैं। राहुल, वीआईपी, सीपीआई और अन्य वाम दलों के सहारे तेजस्वी बिहार में एनडीए को कुर्सी से उतार अपने लिए जगह बनाने का जुगाड़ तलाश रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो उनकी ही, लेकिन इधर सौगातों की बौछार ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या फिर बनेगी एनडीए की सरकार। सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी हैं। आरजू जी, आपसे शुरू करेंगे। सवाल वही छोटा सा, सौगातों की बौछार ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या फिर बनेगी एनडीए की सरकार, क्या कहेंगे? ये जनता का जनादेश तय करेगा। किसी नेता की वाणी और भविष्यवाणी नहीं तय करेगी। और बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की आवाम ने प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी झोला ढोने पे मजबूर है तीसरे नंबर की पार्टी की। ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं और आपके पैनलिस्ट भी देखते हैं। और जहां तक रही सौगातों की बात, तो सौगात तो जाहिर सी बात है, मिलते हैं। ये अतीत की बात करेंगे, मैं वर्तमान की बात बता देता हूं। अशोक चौधरी और विजय सिन्हा उसको बंदर बाट करने के लिए झगड़ते हुए भी दिखेंगे। और आप जैसे टीवी के एंकर, आप जैसे प्रवक्ता और कितने मीडिया बंधु जो है उस फुटेज को अपने सामने सजो के अपने पिक्चर दिखाएंगे और ये बताएंगे, चलाएंगे कि बिहार प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में लूटम बाट हो रही थी, बंदर बाट हो रही थी आयोग के गठन को लेके और पैसे को लेके। यही होते हुए आया है और इस चीजों को भारत सरकार का डेटा और पुख्ता करता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बार बार बड़े बड़े सौगात देते हैं, पैकेज देते हैं, लेकिन हर चीजों में किसी भी राज्य से पिछड़ेपन में नंबर 1 है। अगर हम सवाल करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं ग्रोथ रेट बताते हैं, लेकिन 20 सालों से आज तक ये नहीं बता पाए कि किस चीजों में बिहार प्रदेश किन राज्यों से अग्रणी है। ये चीज नहीं बताते हैं। जुमलों की बौछार होती है और इसी जुमलों की बौछार की वजह से बिहार प्रदेश की आवाम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को पिछलग्गू पार्टी बना के छोड़ दिया है। चलिए, क्योंकि लोग जानते हैं आरजू जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। आपने ये बहुत ही जोरदार तंज कसा है और एक पंक्ति में दोनों दलों को साधने का प्रयास किया है। हम उसी पर पहले तो जवाब ले लेंगे और उसके बाद उससे समझ आ जाएगा कि क्या एनडीए की सरकार बनेगी। पहले तो राहुल जी, शुरुआत आपसे, और आरजू जी की इस बात का जवाब दीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का बिहार में जनता ने वो हाल किया है कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का झोला ढोने को मजबूर है। देखिए, सुशासन से विकास, विकास से विश्वास, नए अवसर, नई पहचान, विकसित होगा मेरा बिहार। ये जो विकास की जो यात्रा, अनंत यात्रा है जिस पे बिहार निकला है, ये आरजेडी वालों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आरजेडी के आज 2 विधायक आज एनडीए के साथ मंच साझा कर रहे थे और इनकी बौखलाहट ही है जो नज़र आती है। और मैं आपको एक चीज़ और मज़ेदार बता दूं कि जो चारा घोटाला का आरोपी हो, जो रेलवे घोटाले, रेलवे में जमीन के मामले में घोटाले में आरोपित हो, वो सारे लोग जो पीएम और सीएम बनने का सपना सजोकर जो चल रहे हैं और जिस विकसित बिहार का पे वो दम भर रहे हैं, जो गाड़ियां चला रही है, इनके शासनकाल में जब जो गड्ढे हुआ करते थे, जहां पर खास करके ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती थी, आज वो ब्रेक लगाना भूल रहे हैं और अपने द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं और बदले में माफी तक नहीं मांग रहे हैं। ये इनका शासनकाल का परिचय रहा था। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो आज मोदी जी ने
चीज़ों को दिया है और विकसित बिहार का जो नारा दिया है, निश्चित तौर पे आज बिहार पिछड़ेपन में था, तभी तो बिहार को पैकेज मिल रहे हैं। आपके शासनकाल में 2004 से 2014 तक में मात्र 2 लाख करोड़ मिले थे और आज लगभग 10 साल में 9 लाख करोड़ बिहार को मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार को हम विकसित ले जाएंगे। और ये जो हंगर इंडेक्स और ये जो बातों को जो गिनाने का काम करते हैं, ये अपने आप को अपडेट नहीं करते। हंगर इंडेक्स तो आज तक आया ही नहीं है, 2024 तक के आंकड़े में तो आया ही नहीं है। इनके शासनकाल में जब 500 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करता था, आज वो 6000 है। ये हमारी बढ़त है। ये बातें करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, ये बातें करेंगे स्कूल की, कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की। तो मैं इनको बता दूं, इनके शासनकाल में 65.1 का रेशियो था, आज 35.1 की शिक्षा व्यवस्था हमारी है। इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जो योजनाएं चलाई गई है मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के नेतृत्व में, जो सुशासन का राज कायम किया गया है। इनके शासनकाल में सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस था। इनको ट्रेनिंग ही दिया जाता है, पानी पिला पिलाकर, और कुछ वर्ड का डॉक्यूमेंट्री दिया जाता है कि इस तरह के ही वर्डों को बोलना है, ताकि जाकर ये पता चले कि सामने वाला आपकी चीजों को किस तरह से पेश करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो लोग भूल जाते हैं दीपक भाई, कि बिहार जो विकसित बिहार है और जो समृद्ध बिहार है, उसकी कल्पना किसी ने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासनकाल में रखा। और हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, इसीलिए नीतीश जी को साथ लेकर चलते हैं। आपने लोगों को तोड़ा है, जोड़ने का प्रयास किया है, आज तक लोग आपके साथ नहीं जुड़े हैं। और ये बात करते हैं सुशासन राज की, इनके शासनकाल में तो चोरी हुई गाड़ी इनके सीएम आवास में बरामद हो जाया करती थी। 17 महीने में भी तेजस्वी यादव जी अपने लिए कोई पॉलिटिकल लेगेसी उस गाड़ी को छोड़ते हैं, हम डबल इंजन वाली गाड़ी पर नजर डालते हैं और हम ये जान लेते हैं कि जिस तरह से ये तंज कसा जा रहा है राजेश जी, और ये बताया जा रहा है कि तीसरे नंबर की पार्टी का झोला ढोने को मजबूर है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यानी कि दोनों दल अपने अस्तित्व को लेकर बिहार चुनाव से पहले संघर्ष करते नजर आएंगे, ये आरजू जी इशारा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक जी कि अब इन लोगों से अब क्या आशा किया जा सकता है, क्योंकि ये गठबंधन धर्म तो निभाते नहीं है, ये लठबंधन धर्म निभाते हैं। अगर जो ये एनडीए में अगर इसको ये इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी को तो झोला ही खुद ढुआ रहे हैं, तब इसके मतलब कि कांग्रेस को ही खुद झोला ढुआ रहे हैं। तो वो तो अपने आप को मजबूत बता ही रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हमको गठबंधन की बात है, लोकतंत्र की बात है, तो इन लोगों को परिवार तंत्र मानना है। गठबंधन होता है सबको समान। हमारे 5 दल है, 5 पांडव है हमारे, चाहे वो रालोसपा हो, चाहे हम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, सबको ही हम लोग एक मुट्ठी के 5 अंगुली हैं। लेकिन ये क्या समझेंगे, ये तो समझेंगे वही ना कि नतमस्तक करा दिए, झोला ढोवा दिए, कांग्रेस को झोला ढोवा दिए, ये वामपंथियों को झोला ढोवा दिए, अब वीआईपी के तो मैंने ढोवाइए रहे। देखिए, हमारा जो विकास का मुद्दा है और विकास पर हम लोग चलते हैं। इन लोगों का जो है विनाश और आज देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके लालू जी क्या दिए, क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह का भाषा का जो ट्वीट किए, क्या किया जा सकता है? लेकिन इन लोगों को तो विकास से मतलब नहीं है और निश्चय ही ये आए हुए हैं। आप राहुल गांधी जो वंशवादी हैं, पर भ्रष्टाचार के उपज है, निश्चय ही जिस तरह से उनके पिताजी का राजनीति खत्म किए, लालू प्रसाद का कहिए कि आज एक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एक वही हाल कर देंगे। इस बार का जो जमानत जब्त अगर हर जगह नहीं हुआ, यहाँ तक कि तेजस्वी जी नहीं हार गए, तो आप मेरा नाम लिखा दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का विकास से कोई और एसआईआर पर फट गया। सबसे पहले तो इनके प्रवक्ता को माफी मांगना चाहिए कि किस तरह से इनके नेता ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाया, जनता को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। आज एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता ने जिस तरह इनका साथ छोड़ दिया, चाहे वो मिंटा देवी हो, चाहे वह औरंगाबाद का हो, सब पोल खोल दिया। तो अब ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया, इनका कहीं भी मुद्दा जनता के बीच चल नहीं रहा। देखिए, 2 घूम रहे हैं और कह रहे 2 लड़के आजकल मीडिया में अरे 2 लड़के कहाँ, एक तो जो है 55 का है, 55 साल की उम्र को लड़का कहा जाता है, जिसका वो बुद्धि बचपन का है। निश्चय ही इस तरह का दोनों का कोई अब बिहार का स्थान नहीं है और इंतजार कर ले नवंबर तक का चुनाव के, और चुनाव के बाद इनका रिजल्ट पता चल जाएगा कि फिर क्या हो। जिस तरह से पढ़ाई में फेल किए, क्रिकेट में फेल किए, और ये 2025 इन जिस तरह से भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों के लिए बिहार का इलेक्शन
का और गया जी में पिंडदान जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कर दिया है, निश्चय ही इसका रिजल्ट आपको भविष्य में दिखेगा। चलिए आरजू जी से जान लेते हैं। आरजू जी, आपने शुरू में कहा था कि जनता तय करेगी और ये इशारा किया था कि जनता ने आपको बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी मिलकर किसी तरह से सरकार में अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आपका पिंडदान हो जाएगा, ये नौबत आ जाएगी, सफाया हो जाएगा। देखिए, अभी ये सपने ही देख सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सपने के अलावा कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि अब तो ये कॉपी करते हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव की तरह। नरेंद्र मोदी जी भी हाथ हिलाते हैं, गमछा भी हिलाते हैं, तो ये कॉपी करते हैं बिहार प्रदेश में आके लीडर ऑफ ओपोजिशन की। दूसरी बात, ये गठबंधन की बात कर रहे थे। अगर इस देश में भारत के लोकतंत्र में अगर किसी को गद्दार पार्टी की उपाधि दी जाती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जेजेपी की हालत इसने क्या किया, एकनाथ शिंदे का हालत क्या किया, शिवसेना का हाल क्या किया, हेमंत विश्व शर्मा को जेल में चक्की पिसवाने वाले को डिप्टी सीएम बनाया। और ये बात करते हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए आपको? आप अतीत की बात करते हैं ना, परसेप्शन फैलाते हैं, मैं वर्तमान की बात करता हूं। कौन किया? और तब भी एआईएम का कौन किया? आपके समय कुछ साल पहले बीएसपी को बिहार में कौन किया? अगर आप बीच में नहीं, आप उदाहरण दे रहे हैं तो आप देश का उदाहरण दे रहे हैं, मैं बिहार का उदाहरण दे रहा हूं। आज आपका 2 एमएलए आपको फूट गया, क्यों आ गया आज प्रधानमंत्री के पद पर? ये भी बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा देश का गद्दार पार्टी कौन रहा है? चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं इसका भी। डिबेट करवाना चाहते हैं आरजू जी, नहीं देखिए, हम आपको अगर आप इसी तरह डिबेट करवाना चाहते हैं तो मैं खामोश हो जाऊंगा। हाँ, तो अब सुनने की अब बोलिए ना, अब बोलिए, अब इनका भी जवाब दीजिए साथ में। नहीं, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। जी बोलिए। भागने वाला थोड़ा है राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता। ये बात करते हैं 200 राउंड गोलियां चलाने वाले के को ये भी टिकट से पार्टी देंगे, पार्टी से अपनी टिकट देंगे, और अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो वो अपराधी हो जाएंगे। और ये बात करेंगे, लच्छेदार भाषण देंगे, और वो अपराधी 200 राउंड गोलियां चलाने के बाद आप जैसे मीडिया वालों को बाइट देगा। और ये बात करेंगे गुंडा राज की। अरे जब विजय सिन्हा और अशोक चौधरी आपस में मतलब कौओं की तरह चोचमारी कर रहे थे पैसे के लिए, तब इनका मुंह कहां था? 71,000 कैग की रिपोर्ट में आता है घोटाला, सृजन का घोटाला। उसके वक्त ये कहां थे? बिहार प्रदेश में शराब बंद है, विदेशी शराब हजारों लाख लीटर की तादाद में कौन पीता है? रत्नेश सदा झूठ बोलते हैं क्या, या जीतन राम मांझी झूठ बोलते हैं? ये पहले आपस में डिसाइड कर ले। और सपने ये जरूर देख सकते हैं, सपना देखना इनका अधिकार है, देखें। मैं इनको सलाह दूंगा, हम समाजवादी लोग हैं, कि जनता दल यूनाइटेड को, निशांत को लाइए। अभी ऑक्सीजन पे है जनता दल यूनाइटेड, वेंटिलेटर पे जाएंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर ये उपदेश नहीं, अगर आप आरएसएस वादी हो चुके हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं समाहित, तो यह अलग बात है। नहीं तो और मैं तो बात कर ही रहा हूं शिक्षा के ऊपर। आरजू जी ये क्या हो गए हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी क्या स्थिति है। हम तो सोचेंगे ना, इस डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का हनन कौन कर रहा है? नहीं, आप विरोधियों की ज्यादा चिंता करते नजर आ रहे हैं। दीपक जी, मैं आ रहा हूं। दीपक जी, मैं हर चीजों पे आऊंगा। ये बात कर रहे थे जेल की, कानून की। इस देश में पहला ऐसा राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम आदित्यनाथ योगी सीएम बनते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, अपने ऊपर लगे 23 मुकदमे को खारिज करते हैं, इस लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। फर्जी एनकाउंटर में अमित शाह 90 दिन जेल में रहने वाला आज देश का गृह मंत्री है, और इनको शर्म नहीं आती है, दूसरे को उपदेश देते हैं, आरजू जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आरजू जी, जिस व्यक्ति को न्यायालय से बरी कर दिया गया है, आप उसे इस तरह से कैसे कह सकते हैं? आरजू जी, जो व्यक्ति न्यायालय, मतलब आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय पर आपको भरोसा नहीं है। आरजू जी जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं दीपक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। राजेश जी, मैं हूं ना, मैं हूं, आपको शिकायत नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, न्यायालय पर जो राजेश जी, मैं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं।
तेजस्वी यादव बेल है और जिसको सम्मानित रूप से जो है मैं वही बोल रहा हूँ ना। अरे झूठ का पुण्य राजेश जी, मैंने टोका ना। आप समाजवादी नहीं है, आप भ्रष्टाचारी है, आप लोहिया को अपमानित करने वाले। अच्छा एक बात बता दीजिए, हम अभी चुप हो जाएंगे। जननायक कौन? लोहिया आप जननायक कौन? कर्पूरी ठाकुर या राहुल गांधी? आप बता दीजिए, अब हम मान लेंगे कि आप हैं समाजवादी। आप बता दीजिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा नहीं आप जवाब आप अभी कहे समाजवादी, आप अपने आप को समाजवादी कहते हैं, तो बता दीजिए कि जननायक जो गुजरी का माल था, ये तो कह के आए हैं कि आपको पानी पिला देंगे। इंटरफेयर करने से आप अच्छे प्रवक्ता नहीं हो जाएंगे। सुन लीजिए राजेश जी, जवाब तो ले लीजिए ना। आ रहे राहुल जी, आ रहे आप भ्रष्टाचार पर प्रवक्ता, चलिए, आप झूठ मत जवाब तो ले बोलिए। लीजिए ना, ये जवाब ले लीजिए। जनता को करने दीजिए। राहुल गांधी को कह रहे कि सपना दिखा, अरे राहुल गांधी को सपना दिखा रहे हैं आप प्रधानमंत्री, आप कि प्रधानमंत्री बनेंगे। कम से कम झूठ मत परोसिए, जो सच है वो सच बता दीजिए। राजेश जी, अब सुन तो लीजिए। कौन जननायक है? एक ही बात तो नहीं, आपने सवाल पूछा ना, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। है ताकत जवाब लेने का? बोलिए आरजू साहस है? बोलिए। ये बताइए, आप परिवार का उत्तर दे रहे हैं ना? पहले जननायक कौन? सुनिए, जननायक कौन पूछिए। बोलेंगे नहीं? हाँ, बोलिए। बोलेंगे नहीं? सुनिएगा नहीं जवाब। आप ये बताइए कि आप में एनडीए समर्थित सरकार में जितने परिवारवाद पार्टी हैं, आप उनसे गठबंधन कब तोड़ रहे हैं? हम आरजू जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? नहीं, इधर उधर नहीं, इधर उधर के बात में कर बता का परिवारवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाले, बिहार से क्षमा मांगिए कि एक भ्रष्टाचारी और वंशवादी को जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ उसको जननायक कर बिहारियों को गाली देने का काम। अरे जीतन राम मांझी की बहन कौन है? जननायक कौन विजय है? सिन्हा कौन है? माफी मांगिए, शकुनी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी कौन है? अरे साबिर चौधरी कौन है? आरजू जी, जननायक कौन है? आरजू जी, राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी रुकिए ना। ये पूछ रहे नहीं, आपने 10 नाम गिनाया, ये बस एक पूछ रहे हैं कि जननायक कौन है। कब गठबंधन खत्म कर रहे हो? आरजू जी, आपने 10 नाम गिनाया। हम सैल्यूट करेंगे तुमको। नहीं, सैल्यूट जननायक के नाम पे किसे सैल्यूट करेंगे? राजेश जी, आप इन्हें बच निकलने का मौका दे रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं इन्हें बच निकलने का। मैं हूं ना, मैं हूं। बिल्कुल तो वो जनता देख रही है। पूछ लीजिए, साबिर चौधरी परिवारवादी आरजू जी, जननायक कौन है कि नहीं है? सुमन मांझी परिवारवादी है कि नहीं है? उनकी बड़ी बहू परिवारवादी है कि नहीं है? रुक जाने दीजिए। परिवारवाद पे लच्छेदार भाषण नामों की लिस्ट खत्म होगी ना? हाँ, अब नामों की लिस्ट खत्म हो गई। आरजू जी, ये बस ये जानना चाहते हैं ना, जननायक कौन है? परिवारवाद सबसे बड़ा है। नहीं, राजेश जी कंफ्यूज हैं। राजेश जी का कंफ्यूजन दूर कीजिए। आरजू जी, ये कंफ्यूज हैं, जननायक कौन है ये कंफ्यूज हैं, इनकी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। पोस्टर्स में राहुल गांधी दिख रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। पोस्टर में राहुल गांधी दिख रहे हैं। जरूरत है क्या? नहीं, इनका कंफ्यूजन तो यही है, इनका कंफ्यूजन तो यही है कि पोस्टर में राहुल गांधी दिख रहे हैं। बताओ गांधी या गोड से, अरे बताओ गांधी या गोड से। चलिए, ठीक है, ठीक ठीक है, हो गया। झूठ का ठीक है, आप लोग जो है राजेश जी, पर्याप्त समय आप दोनों को झगड़ने के लिए मिल गया। ठीक है आरजू जी, एक सेकंड रुकिएगा, राहुल जी से सुन लेते हैं, राहुल जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है आरजू जी, हो गया। राहुल जी, आपकी बात सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है राजेश जी, हो गया। हर चीजों में पिछड़े वाले क्यों? बताओ जवाब दो। 20 सालों से शासन सत्ता में पलायन क्यों? चलिए ठीक है आरजू जी, हो गया, हो गया। राहुल जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना कुछ असर डालेगा? विपक्षियों में खलबली मच गई है मोदी जी के बार बार आने से। जवाब दो जी। निश्चित तौर पे देखा जाए अगर दीपक जी, तो प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है वो महालक्ष्मी के रूप में आया है और बिहार को विकसित बनाने के लिए ये जो जोड़ी जो आज बेगूसराय भी में देखने को मिला है और गया जी के धरती से एक कड़ा संदेश भी देने का काम किया गया है बिहार के विकास को लेकर, वो एक आने वाले भविष्य में एक मजबूत नींव डालेगी। लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष की जो छटपटाहट है वो जायज़ है, क्योंकि जो एक कानून के बारे में वो जिक्र कर गए हैं वो कानून जल्द ही पास होने वाला है। उसके वजह से जो लोग
जो लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा है वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लाए गए इस कानून को लेकर बिहार के चुनाव से पहले माहौल बनाने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी और राहुल आनंद जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।